नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। अक्सर हम न्यूज में बड़ी बड़ी हेडलाइंस देखते हैं, जीडीपी में भारी उछाल, शेयर बाजार लाइफ टाइम हाई पर। लेकिन क्या सच में यही पूरी कहानी है? आज हम इस चकाचौंध से थोड़ा गहराई में जाएंगे और रोजमर्रा की खबरों के पीछे छिपे ग्लोबल इकोनॉमीज के असली स्वास्थ्य को डिकोड करेंगे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारी एक बहुत ही आम धारणा होती है ना, कि जिस देश की जीडीपी सबसे विशाल है वो स्वाभाविक रूप से सबसे मजबूत और स्वस्थ अर्थव्यवस्था भी होगी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या केवल आकार ही सब कुछ तय कर देता है? आज हम इसी पारंपरिक सोच को चुनौती देने वाले हैं। इसे समझने के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल सैमुएल्सन का ये हल्का फुल्का मजाक बहुत सटीक बैठता है। उन्होंने कहा था कि शेयर बाजार ने पिछले 5 में से 9 मंदी की भविष्यवाणी की है। सुनने में शायद फनी लगे, लेकिन बैप्सन कॉलेज के शोध से लिया गया ये रेफरेंस एक गहरी सच्चाई बताता है। हमारे पारंपरिक बाजार संकेतक अक्सर इमोशंस और घबराहट पर चलते हैं। कई बार बिना किसी वास्तविक मंदी के ही मार्केट क्रैश हो जाते हैं। इसलिए केवल बाजार के सूचकांकों को देखकर किसी इकोनॉमी की सेहत का अंदाजा लगाना एक बड़ी भूल हो सकती है। भाग 1, आर्थिक स्वास्थ्य की डीकोडिंग। देखते हैं कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के आंकड़े हमें क्या नहीं बता रहे। सबसे पहले बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की। जो स्टैंडर्ड नंबर्स हमें दिखाए जाते हैं वो अक्सर एक काफी पॉजिटिव सी तस्वीर पेश करते हैं। लेकिन बैप्सन का डेटा बताता है कि ये आंकड़े उन निराश श्रमिकों को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं जिन्होंने नौकरी खोजना ही छोड़ दिया है। मतलब अगर लोग थक हार कर घर बैठ जाएं और काम खोजना बंद कर दें तो बेरोजगारी दर कम दिखने लगती है। पर क्या वो अर्थव्यवस्था सच में स्वस्थ है? बिल्कुल नहीं। ये दीर्घकालिक बेरोजगारी जैसी गंभीर चुनौतियों को छुपाने का एक तरीका बन जाता है। बिल्कुल यही कहानी जीडीपी ग्रोथ और महंगाई दर यानी सीपीआई की भी है। मजबूत जीडीपी ग्रोथ के पीछे अक्सर मिडिल क्लास का स्ट्रगल छिप जाता है। टॉप 10% लोगों की वजह से कंजम्पशन डेटा शानदार दिख सकता है, लेकिन आम इंसान की सैलरी वहीं की वहीं रुकी होती है। और हमारा मानक सीपीआई, वो अक्सर फाइनेंस की गई चीजों की कीमतों में भारी उछाल को पकड़ ही नहीं पाता। कोविड के बाद कार लोन और होम लोन में जो भारी वृद्धि हुई उसने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। लेकिन पारंपरिक मुद्रास्फीति के आंकड़ों में ये दर्द पूरी तरह से दिखाई नहीं देता। भाग 2, प्रतिस्पर्धा के असली राजा। अब इस डेटा में जो सबसे दिलचस्प बात है वो मैं आपको बताता हूं। अगर जीडीपी और शेयर बाजार पूरी कहानी नहीं बताते तो फिर असली विजेता कौन है? 2025 की आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग और लाइट फाइनेंस की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे प्रतिस्पर्धी देशों में अमेरिका या चीन जैसे जायंट्स टॉप पर नहीं है। जी हां, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और हांगकांग ने बाजी मारी है। ये छोटे लेकिन अत्यधिक कुशल देश साबित करते हैं कि आर्थिक सफलता के लिए सिर्फ बड़ा आकार होना ही काफी नहीं है। तो आखिर इन कॉम्पिटिटिवनेस किंग्स में ऐसा क्या खास है? लाइट फाइनेंस की रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि इन देशों में कुछ शानदार संरचनात्मक गुण होते हैं। ये टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में काफी आगे हैं। इनका उद्योग किसी एक ही क्षेत्र पर निर्भर नहीं है, बल्कि डाइवर्सिफाइड है। वहाँ कमाल की पॉलिटिकल और लीगल स्टेबिलिटी है। और सबसे बड़ी बात, सरकारी नीतियां बहुत ही दूरदर्शी हैं। यही वो एजिलिटी या फुर्ती है जो इन्हें भारी भरकम आकार वाले देशों से कई आगे निकाल देती है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए भारत का उदाहरण बेहतरीन है। लाइट फाइनेंस के आंकड़ों के अनुसार भारत क्रय शक्ति के आधार पर दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और सबसे तेजी से बढ़ रहा है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि देश की लगभग 77% संपत्ति केवल शीर्ष 10% आबादी के हाथों में केंद्रित है। ये एक बहुत बड़ा वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये इस बात का परफेक्ट प्रूफ है कि सिर्फ अर्थव्यवस्था का बड़ा आकार हर नागरिक के लिए बेहतर जीवन स्तर की गारंटी नहीं देता। भाग 3, समृद्धि की कीमत। चलिए देखते हैं कि सफलता की कीमत क्या चुकानी पड़ती है। क्या बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होना ही अल्टीमेट गोल होना चाहिए? एक्सपैटिका के डेटा का उपयोग करते हुए स्विट्जरलैंड का उदाहरण लेते हैं। बाहरी दुनिया के लिए ये आल्प्स की वादियों में बसा एक सपनों सा आर्थिक स्वर्ग प्रतीत होता है। बहुत अमीर देश जहां प्रति व्यक्ति जीडीपी 90,000 स्विस फ्रैंक से अधिक है। सैलरी के नंबर सुन के कोई भी वहां बसना चाहेगा। लेकिन रुकिए, जब इस समृद्धि की कीमत देखते हैं तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। दुनिया की सबसे प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में रहने का मतलब है जीवन यापन की अत्यधिक लागत। ज्यूरिक जैसे शहर में सिर्फ एक बेडरूम का मासिक किराया 2170 स्विस फ्रैंक हो सकता है।
बुनियादी स्वास्थ्य बीमा और हर महीने का किराने का खर्च अलग से आसमान छूता है। ये डेटा साफ याद दिलाता है कि उच्च आय के साथ साथ लिव इन कॉस्ट का मीटर भी उसी स्पीड से भागता है। इस लिविंग कॉस्ट शॉक को समझने के लिए ये एक और फैक्ट देखिए। स्विस पशु कल्याण अधिनियम के कड़े नियमों के कारण स्विट्जरलैंड में बीफ की कीमत पड़ोसी देश जर्मनी के मुकाबले 2.5 गुना तक ज्यादा हो सकती है। लिटरली 2.5 गुना। यही कारण है कि कई स्विस निवासी केवल बुनियादी किराने का सामान खरीदने के लिए राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके पड़ोसी देशों में जाते हैं। तो देखा आपने, असीम समृद्धि की अपनी एक भारी कीमत होती है। भाग 4, वास्तविक दुनिया में लचीलापन या रेजिलियंस। एक सच में स्वस्थ अर्थव्यवस्था वो है जो बाहरी झटकों को सह सके। 2026 की स्टेट ऑफ द नॉर्डिक रीजन रिपोर्ट हमें यही समझाती है। नॉर्डिक देशों का डेटा अगर आप ध्यान से देखें तो एक क्लियर शिफ्ट नजर आ रहा है। वो तेजी से ज्ञान आधारित और हाई स्किल व्यवसायों की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि मीडियम स्किल जॉब्स लगातार कम हो रही हैं। लो स्किल नौकरियां फिलहाल स्थिर हैं क्योंकि उनका ऑटोमेशन मुश्किल है। इसका सीधा मतलब ये है कि एक लचीली अर्थव्यवस्था हमेशा भविष्य की जरूरतों के हिसाब से खुद को अपग्रेड करती रहती है। इसी रिपोर्ट में शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक बड़ा कंट्रास्ट भी देखने को मिलता है। जो घनी आबादी वाले शहरी इलाके हैं वो आर्थिक झटकों को आसानी से झेल जाते हैं क्योंकि वहाँ अलग अलग तरह के उद्योग मौजूद होते हैं। इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्र अक्सर किसी एक ही उद्योग पर टिके होते हैं, जिससे कोई भी बड़ा ग्लोबल बदलाव या झटका उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। चलिए देखते हैं कि ये पूरा इफेक्ट काम कैसे करता है। ये एकदम एक चेन रिएक्शन की तरह है। अंतर्राष्ट्रीय नीतियां स्थानीय व्यवसायों को सीधे प्रभावित करती हैं। शुरुआत होती है भू राजनीतिक तनाव और टैरिफ्स से, जो सप्लाई चेन को बाधित करते हैं और महंगाई को जन्म देते हैं। और अंततः इसका सीधा असर एंटरप्राइज डेमोग्राफिक्स पर पड़ता है, यानी कौन से नए व्यवसाय खुल रहे हैं और कौन से बंद हो रहे हैं। अब इस टाइमलाइन को देखिए, ये थोड़ी हैरान करने वाली है। महामारी के दौरान व्यवसायों के बंद होने की दर असल में कम थी क्योंकि सरकारी समर्थन मिल रहा था। लेकिन असली झटका कब लगा? 2022 से 2024 के बीच, जब सरकारी सहायता वापस ले ली गई और महंगाई ने जोर पकड़ा तो अचानक से व्यवसायों के बंद होने में भारी उछाल आ गया। ये बताता है कि आर्थिक झटकों का असली दर्द तुरंत नहीं बल्कि कुछ समय बाद महसूस होता है। तो आज के पूरे डिस्कशन का क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है कि केवल विशाल जीडीपी होना या आर्थिक आकार बड़ा होना ही सब कुछ नहीं है। असली आर्थिक स्वास्थ्य बहुत सी चीजों का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है। इसमें संरचनात्मक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, बाहरी झटकों को सहने का लचीलापन होना चाहिए और सबसे जरूरी धन का एक समान वितरण होना चाहिए। जब ये सब मिलते हैं तब जाकर एक सच में मजबूत सिस्टम बनता है जो सिर्फ कागजों पर नहीं, असल जिंदगी में लोगों के लिए काम करता है। तो अब हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आ गए हैं और मैं आप सभी के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। अगर एक विशाल जीडीपी पूरी कहानी नहीं बताती, तो अगली बार जब कोई बड़ी आर्थिक हेडलाइन सामने आए तो आप उसे किस पैमाने पर तोलेंगे? क्या हम सिर्फ कागज के नंबर्स देखेंगे या स्थानीय अर्थव्यवस्था की जमीनी हकीकत को? क्या वहां धन का वितरण सही है? ये सोचना बहुत जरूरी है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।